तो ये क्लिनिकल फिजियोलॉजी के अंदर हिपैटिक एवोल्यूशन ऑफ बॉडी फंक्शन, ठीक है, ये टॉपिक है तुम्हारा। तो हिपैटिक एवोल्यूशन कहने का मतलब है कि लीवर का फंक्शन क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली हमको ये समझनी है लीवर का फंक्शन क्या है और इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, यूटिलिटी क्या है इसकी। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है, ठीक है, बॉडी में, एनिमल के बॉडी में अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसको डायग्नोज करने के लिए काफी कुछ टेस्ट्स हैं, वो बताएंगे इसमें। और इसके बाद फिर डिफरेंट प्रोसीड्योर्स, टेस्ट के साथ साथ क्या डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, और व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज रिलेटेड विद द हिपैटिक सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि लीवर है क्या, ठीक है, हिपैटिक सिस्टम जिसको बोलेंगे, लीवर क्या है। तो लीवर इज ए ब्राउनिश रेड ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। एंड ये डिजीज इट इज लोकेटेड इन द cranial abdomen and is concave in structure। तो ये समझो कि लीवर का देखे होगे स्ट्रक्चर जो होता है, पिक्चर बड़ा मतलब कर्व टाइप का रहता है ना। ये इसलिए रहता है कि ये एब्डोमिनल रीजन में है, कॉन्केव इसलिए बनाया गया है कि दूसरे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उससे कहीं भी ये टच ना करे, ठीक है, और अपने जगह पर स्टेबिलाइज रहे बिल्कुल। अच्छा, दूसरा है जो लीवर है, इट कंसिस्ट ऑफ 6 लोब्स, ठीक है। तो ये जो लोब्स है दैट आर सेपरेटेड, में 6 लोब्स जो है अलग अलग सेपरेट है इनटू टाइनी हिपैटिक लोब्यूल्स, ठीक है, विच हेल्प फिल्टर ब्लड थ्रू द लीवर। मतलब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं दैट इज यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। So these hepatic cells, they line the lobules and radiate toward the central vein। मतलब पेरिफेरल में कह लो, लीवर के पेरिफेरल में पूरे वेन्स हैं, ठीक है, और ये कंबाइंड होके एक सेंट्रल वेन से कनेक्ट होती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। मतलब जो भी टॉक्सिन्स है या फिर यूजफुल मटेरियल्स है, ठीक है, इन सबको ये फिल्टर करती है, यूजफुल मटेरियल को बॉडी को प्रोवाइड करती है टिश्यूज और सेल्स के थ्रू जो फर्दर यूज में आती है, और जो टॉक्सिन मटेरियल है उसको लीवर से फिल्टर करके किडनी के थ्रू या फिर जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू ये फिर एक्सक्रीट आउट कर देती है और बॉडी को नीट एंड क्लीन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है हिपैटिक तुम्हारा लीवर, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो बेसिकली जो है लीवर में बाइल इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस बाइल इट प्लेज एन important role in digestion, and bile production is one of the main functions of the liver, ठीक है। बेसिकली ये बाइल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स, वाटर एंड पिगमेंट्स। तो बाइल पिगमेंट्स में तुम्हारी बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है। तो बिलिरुबिन क्या है, मतलब जो बोलते हैं ना, जो पुरानी खून हो गई, ओल्ड ब्लड जो हो गई, क्योंकि ब्लड की मतलब ब्लड बोले तो एरिथ्रोसाइट्स, उसकी भी एक लाइफ स्पैन होती है ना 120 डेज की। तो इसके बाद जो वो खत्म होने लगती है या डिग्रेड हो जाती है, तो उसको ही मतलब प्रोसेस करके इन द फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट ये लीवर में स्टोर करके रखती है, ठीक है, जो कि फर्दर मतलब अनकंडीशनल टाइम में ये रीयूटिलाइज होती है, ठीक है। तो दिस इज अ liver। So the salts that enhance the absorption of fatty acids and some fat soluble vitamins such as vitamins A, D, E and K, ठीक है। तो ये bile salt जो है this is utilized for the absorption of various fatty acids and fat soluble vitamins, ठीक है। तो it emulsify fat, लीवर जो है बाइल, लीवर में जो बाइल है that also emulsify fat so that it can be broken down by digestive enzymes in the gut।
and these liver they also plays an important role in carbohydrate metabolism by glycolysis. ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है? मतलब जो कार्बोहाइड्रेट को, जो मेटाबॉलिज्म में जो कार्बोहाइड्रेट आता है उसको कन्वर्ट करता है टुवर्ड्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है? जो भी ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और स्टोर कर देता है फर्दर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए. So this stored glycogen is converted back into glucose and released into the body to supply energy whenever it is required. नॉर्मल टाइम में जो ग्लूकोज आती है, जो भी हम खाना खा रहे हैं, एनिमल जो भी फूड ले रहा है, ठीक है, तो उससे जो भी एनर्जी आ रही है वो उसको तुरंत यूज कर लेता है. लेकिन अगर उससे ज्यादा एनर्जी उसके पास आती है तो वो क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है. और जब कभी उस टाइप का कंडीशन होता है कि भोजन नहीं मिलता है, एनिमल को फीड नहीं मिल पाता है, तो उसी ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और अपने जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट आउट करता है. तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन ग्लूकागोन, ठीक है. और ये जो ग्लूकागोन है ये प्रोड्यूस करता है टू टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा एंड बीटा सेल. So alpha cells in the islet of Langerhans in the pancreas. ठीक है. जो ग्लूकागोन है, it is produced by alpha cells in the islets of Langerhans in the pancreas. So जब ग्लूकागोन रिलीज होता है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाती है. तो लीवर जो है तुम्हारी ये also plays role in deamination. जो बाइल तुम्हारी स्पेशली है, बाइल का रोल डीएमिनेशन में भी होता है, मतलब द ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो ये अमाइनो एसिड को आखिर तोड़ता क्यों है? बिकॉज फॉर ऑफ रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप्स. मतलब बहुत सारे अमाइंस जो हमारे लिए जरूरत नहीं होती है उसको ये रिमूव करता है, वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर एक्सक्रीट आउट. So because excess amino acids cannot be stored and they are converted into enzymes or energy by various tissues in the body. So the discarded amino group is converted into ammonia and then into urea or uric acid, which is excreted safely through renal filtration. Kidney के through वो बाहर आ जाता है. यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया नॉर्मल एनिमल्स में और यूरिक एसिड बर्ड्स के केस में, ठीक है. इसके फॉर्म में जो तुम्हारा अमाइंस है, अमाइनो एसिड्स, ये निकल जाता है. सो द लिवर आल्सो सिंथेसाइज अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स, ठीक है. तो दिस ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स थ्रू द बॉडी. तो ये लीवर का काम हो गया. लीवर का एक काम और भी होता है, स्पेशली जो बाइल्स का बोलेंगे. द प्रोथ्रोम्बिन जानते हो क्या है? ये कोगुलेशन फैक्टर्स है, ठीक है. So prothrombin is one of the most important alpha globulins that is produced by the liver. So उसमें एक फैक्टर X जिसको हम 10 बोलते हैं, यहाँ X जैसा लिखा हुआ है लेकिन ये फैक्टर 10 है, stored फैक्टर, ठीक है. ये फैक्टर, this factor requires vitamin K for synthesis and calcium ions help convert prothrombin into thrombin. प्रोथ्रोम्बिन तुम्हारा क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है, और थ्रोम्बिन जो है दैट इज अ एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन व्हिच इज नेसेसरी फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड व्हेन ड्यूरिंग द इंजुरी, ठीक है. अब देख सकते हो कि इट आल्सो सिंथेसाइज लाइपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल. दरअसल ये तीनों चीज क्या करता है? फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बाय ऑक्सीडाइजिंग फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स जितने भी है उसको ऑक्सीडाइज करता है और उसमें मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. इट आल्सो हेल्प्स टू कन्वर्ट carbohydrate molecules into protein molecules and fat which is being transported by the blood back into the adipose tissue wherever is it is required, ठीक है. और वहीं पर ये स्टोर भी होती है और एडिपोज टिश्यू में. एक तो कि जो एनिमल बहुत ज्यादा फीड इनटेक है लेकिन उसकी वर्किंग कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर किसी कारण से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है सही से, तो प्रॉपर
बोलते हैं ना मोटा हो गया, मतलब चर्बी हो गई उसकी। तो चर्बी क्या है, दैट इज द जो एडिपोज टिश्यू में ये तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और फैट मॉलिक्यूल्स जो है दैट इज ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो वहां स्टोर किया हुआ है। लेकिन ये स्टोरेज जो है जब अनकंडीशनल स्टार्वेशन टाइम आती है उस समय फिर ये रीयूटिलाइज होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। So the liver, this stores many substances including iron and vitamin A, D and B12, ठीक है। क्योंकि A और D तो तुम्हारी हो गई नॉन सोलेबल, फैट सोल्यूबल, फैट सोलेबल कह सकते हो, वाटर नॉन सोलेबल हो गई, और विटामिन B12 हो गई वाटर सोलेबल। तो ये लीवर जो है स्टोर करती है आयरन को और स्पेशली इन दिन 3 विटामिन को। लेकिन विटामिन B12 जो है ये ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती है, ये हाईली डिग्रेडेबल है, मतलब इसकी यूटिलाइजेशन बस चूंकि वाटर सोल्यूबल है तो जितनी जरूरत है उतनी आएगी और उसके बाद जो बच गई वो डिग्रेड हो जाती है। लेकिन फिर भी लीवर इसको कुछ फॉर्म में B12 में लीवर अपने में इसको प्रिजर्व करके स्टोर करके रखता है। This liver it also helps to destroy damaged red blood cells and foreign substances. Foreign substances मतलब किसी भी तरह का टॉक्सिन्स जो है उसको अल्टर करता है और उसको डिटॉक्सिफाई करता है। मान लो कोई पैरासाइट के कारण पैरासिटिज्म हो गया, उससे अगर कोई टॉक्सिन डेवलप कर गया एनिमल के बॉडी में तो उसमें भी ये लिवर ही हेल्प करता है, ठीक है, आरबीसी को और फॉरेन सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है या फिर जो डैमेज सेल्स है उसको रिकवर करता है और फिर फर्दर इसको एक्सक्रीट करता है टॉक्सिन को इन द फॉर्म ऑफ बाइल, ठीक है, अलोंग विद द बाइल। सो मतलब जो कंक्लूजन हुआ दैट द लीवर इज द प्राइमरी ऑर्गन इन्वॉल्व इन ड्रग एंड टॉक्सिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसलिए लीवर सही रखना बहुत जरूरी है। सो दिस लीवर प्लेज अ रोल इन द thermoregulation also by helping to produce heat and maintain body temperature through cellular metabolism. सेलुलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी ये लीवर जो है बॉडी को थर्मोरेगुलेट करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करता है बाय प्रोड्यूसिंग हीट एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये कैसे समझ सकते हो, इसको कैसे हमने क्या इसका एग्जांपल हो सकता है बढ़िया। सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब जब भी सेलुलर की मेटाबॉलिज्म मतलब सेलुलर लेवल पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है, जब भी ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल्स का न्यूट्रिएंट्स का, उसमें काफी फ्री रेडिकल्स या मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स या कह सकते हो उसको ऑक्सीजन जो फॉर्म में वो निकलती है, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये काफी हीट प्रोड्यूस करती है और दूसरा ऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो सेलुलर लेवल पे फिर एंटीऑक्सीडेंट के हेल्प से ये इसको भी मतलब डिटॉक्सिफाई कह सकते हैं या फिर स्वेटिंग के थ्रू या फिर किसी विटामिन्स के प्रेजेंस में इसको हम डिटॉक्सिफाई करके आइदर स्वेटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको रीनल, ठीक है, किडनी के थ्रू बाहर कर सकते हैं। अब इसमें डिजीज प्रोसेसेस की बात करें, ये तो नॉर्मल जो फंक्शन थी लीवर की वो थी। डिजीज प्रोसेस का मतलब है कि टू मेंटेन हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, ठीक है। अगर कोई भी एनिमल को अगर किसी तरह की अगर डिजीज की प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लीवर के टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि इसी तरह का इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो वो भी लीवर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि यूजुअली जैसे समझ सकते हो एनाफिलेटिक शॉक हो गया, किसी तरह का करंट से शॉक लग गया है ना, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो गई या फिर मान लो कि इन्फेक्शन ऑफ पैंक्रियाज हो गया, तो ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्ट इफेक्ट आएगी लीवर पे, ठीक है। क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम जो है लीवर एक तरह से कह सकते हो कि कार्डियोवास्कुलर मतलब जो तुम्हारी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम उससे डायरेक्ट ये लिंक्ड है, ठीक है। तो कहीं भी कुछ इफेक्ट होती है तो उसकी इफेक्ट आएगी तुम्हारी लीवर पे डायरेक्ट।
दूसरा देख सकते हो, सीवियर एनीमिया कैन रिजल्ट इन हाइपोक्सिया। एनीमिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का टर्म है, जबकि हाइपोक्सिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का टर्म। लेकिन जब एनीमिया होगी तो हाइपोक्सिया होगी, क्यों? बिकॉज एनीमिया मतलब लॉस ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। और हाइपोक्सिया, क्योंकि ऑक्सीजन। जब एक बार हेमोग्लोबिन कम होगी तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। हाइपोक्सिया का मतलब ही है कि डिमिनिश कैपेसिटी ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अब ये अनीमिया हो गया तो हाइपोक्सिया हुआ, इसका मतलब है कि ये दोनों मिलकर फिर लीवर पे अफेक्ट करेगा। सो व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द लीवर इज नॉट एप्रोप्रिएटली ऑक्सीजनेटेड, द लीवर कैन बी डैमेज्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक डिजीज से, या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी अगर किसी कारण से एनीमिया काउज करता है तो that will directly affect to the liver. So if the liver is damaged because of injury or disease, it may not be able to store vitamins sufficiently, including vitamin B12, which is needed for hemoglobin production. देखो, विटामिन B12 और A, D, ये स्पेशली जो लीवर अपने में स्टोर करके रखता है, स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो देख सकते हो बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। इसलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का कहीं भी कुछ इफेक्ट आता है तो इट विल डायरेक्ट रिलेट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज द लीवर। दूसरा एक कंडीशन है शॉक। शॉक कहने का मतलब है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में या कह लो सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं भी जो एक तरह से वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड हो गया, वो चेक करता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो डॉग के केस में देख सकते हो लीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, दीज आर द मेन बॉडी स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड बाय शॉक। मतलब जब भी शॉक होता है डॉग के केस में तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है उसके लीवर पे और जीआईटी पर, और कैट के केस में लंग्स में करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द शॉक कंडीशन इन डॉग एंड कैट्स। तो अब लेकिन देखो दोनों एक तरह से जुड़ा ही हुआ है। लंग्स पे भी करेगा तो हाइपोक्सिया कंडीशन होगा, फिर एनीमिक होगा, लीवर पर अफेक्ट करेगा। डॉग में डायरेक्ट लीवर पर अफेक्ट कर रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इफेक्ट कर रहा है। तो कैट में एग्जैक्टली क्या होता है जब एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया समझती हो? एनोरेक्सिया मतलब कि ऑफ फीड, जब खाना छोड़ देता है, ठीक है, या भूख नहीं लगती है, तब के कंडीशन को कहते हैं एनोरेक्सिया। तो इसमें क्या होता है, हिपैटिक लिपिडोसिस इज अ मेजर कंसर्न। मतलब लीवर में कहीं ना कहीं फैट का जमना हो गया, ठीक है, सबमिशन ऑफ कलेक्शन ऑफ लिपिड्स इन द हेपेटिक पोर्टल रीजन। तो इससे क्या होगा, भूख लगना कम हो जाएगा, बिकॉज ट्राइग्लिसराइड्स एक्यूमुलेट इन द ब्लड and overwhelming the liver and potentially causing severe liver dysfunction. तो ये कैट के केस में एग्जैक्टली होता है कि अगर कहीं भी किसी तरह से अगर हिपैटिक लिपिडोसिस हो रहा है तो मतलब है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो ब्लड में डायरेक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, लीवर के थ्रू, और इट ओवरवेलमिंग द लीवर एंड काउजिंग लीवर डिस्फंक्शन। एक कंडीशन है पेटेकी और इकाइमोसिस। ये ऑब्जर्व किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनकी लीवर कहीं किसी तरह से डैमेज शो करता है, क्योंकि द लीवर प्लेज अ वाइटल रोल इन कोगुलेशन, ठीक है। पेटेकी और इकाइमोसिस मतलब एक तरह से पिन पॉइंट हेमोरेज टाइप की होती है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो कि लीवर की चूंकि रोल है इन कोगुलेशन, ब्लीडिंग अंडर द स्किन indicates that the body's clotting ability may be jeopardized। मतलब जिस लेवल पे उसे एक्ट करना है उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है, तो ये स्किन के नीचे एक तरह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, दैट इज द कंडीशन पेटेकी और इकाइमोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात करें तो there are so many techniques by which we can have a clear vision regarding the
प्रोफाइल ऑफ द लिवर दैट इट इज इन द गुड कंडीशन और नॉट। तो बेसिकली हम जब लीवर को इवेल्युएट करते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को देखते हैं। शायद ये केस आपने भी सुना होगा, जैसे पहले बोलते थे एसजीपीटी एसजीओटी आती है ना, एएलपी होती है, तो वही एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, एएसटी हो गई अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, एलानाइन ट्रांसएमिनेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज जीजीटी। तो ये एएलपी एएसटी एएलटी और जीजीटी ये चार तरह के बेसिक मतलब केमिस्ट्री के प्रोफाइल्स हैं, सीरम केमिस्ट्री प्रोफाइल है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि लीवर का कंडीशन क्या है। तो बेसिकली अगर एलिवेशन होगा इन सारे के एंजाइम्स में, इन चारों एंजाइम्स में, तो आपको मान के चलना होगा कि लीवर कहीं ना कहीं से डैमेज है। ठीक है, इट डायरेक्टली इंडिकेट्स द डैमेजिंग ऑफ लीवर एंड इट मे बी रिजल्ट फ्रॉम एनी ट्रॉमा और डिजीज। So increased level की बात करें, increased levels of other blood components such as ammonia and bilirubin may also be indicative of liver disease. So in addition, urinalysis and coagulation testing can be used to determine whether the liver is functioning properly. मतलब ये जो लेवल्स जो बताया गया ना, सीरम केमिस्ट्री प्रोफाइल जो बताई गई, ALP, AST, ALT, GGT, ये तो बताता है कि भैया किसी तरह कारण से हो सकता है लीवर डैमेज हो, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि लीवर में बाइल्स है और बाइल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएमाइनेशन एंड सो मेनी थिंग्स, इट आल्सो प्रिजर्व और स्टोर द बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो अगर ये जो पिगमेंट्स हैं बिलीरुबिन या फिर ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, तो अमोनिया और बिलीरुबिन का अगर कहीं ज्यादा स्टोरेज हो जा रहा है, ठीक है, और वो ब्लड कंपोनेंट्स में चले जा रहा है, किसी कारण से ज्यादा होगा तो फ्लक्स हो जाएगा, उसका इफ्लक्स होगा, वो ब्लड में सर्कुलेशन में जाएगा, तो इसका मतलब है कि परेशानी नहीं है ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लीवर डिजीज को शो करेगा। सो इन एडिशन यूरिनालिसिस, ठीक है, यूरिन की एनालिसिस और कोगुलेशन टेस्टिंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द लीवर इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। तो इन चारों टेस्ट के अलावा हमें यूरिन की और ब्लड कोगुलेशन की भी एग्जामिनेशन करनी जरूरी है। थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो डिफरेंट 3-4 चीजें हैं हमारी, इसमें जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये क्या है? इट इज एन एंजाइम इन द बाइलरी डक्ट सेल्स ऑफ द लिवर। ठीक है, तो ये एएलपी लेवल्स क्या करता है इन प्लाज्मा, अगर इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन इंट्राहेपेटिक कोलियोस्टेसिस और इनफिल्ट्रेटिव डिजीज ऑफ द लिवर। ये आपने समझनी जरूरी है कि एएलपी का लेवल बढ़ना है प्लाज्मा में, अगर शो कर रहा है, इसका मतलब है कि बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन कहीं हो रहा है। ठीक है, बाइल डक्ट कंप्लीट सर्कुलेशन में नहीं रह रही है। दूसरी एएसटी है, अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ये अगर कहीं इसकी बढ़ रही है लेवल, इसका मतलब है कि किसी तरह का ड्रग या फिर किसी इंजरी के कारण ये हो रहा है। हालांकि जो एएसटी और एएलटी है दोनों एक तरह से मतलब कोरिलेटेड है और रिवर्सिबल है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो ये चेंज नहीं होगी, ये वापस सही कंडीशन में जा सकती है। सो एएसटी इज एन इंट्रासेलुलर एंजाइम that aids in the transfer of amino groups during conversion from amino acids to oxo acids. AST लेवल जो है इंक्रीज करता है तभी जब हेपेटोसाइट्स डिजेनरेट करता है और अंडरगो नेक्रोसिस। तो they may also increase after a patient takes medication such as anti-seizure drugs or after a traumatic injury। ठीक है, किसी भी तरह से अगर स्ट्रक कर गया ऑटोमोबाइल में, मैंने कहीं धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ये तब भी हो सकता है। ये जो हमारी जीजीटी है, अल्फा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, ये भी एक एंजाइम है जो कि बाइल डक्ट में ही पाया जाता है। ठीक है, और इट इज यूजुअली टेस्टेड इन कंजंक्शन विद एएलपी, अलानाइन या अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसके साथ देखा जाता है। तो जीजीटी का टेस्ट जब कंडक्ट किया जा रहा है तो इसको एएलपी के टेस्ट के साथ भी देखते हैं, और इसमें डायग्नोस्टिक वैल्यू में हम ये देखते हैं कि ये अलग है कि एक साथ है।
अगर इस सारे का टेस्ट अगर एक साथ इम्प्रूव कर रहा है तब तो ठीक है, और अगर सारा ठीक है लेकिन ये अगर कम कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन इनके बीच में है। नेक्स्ट जैसे देख लो एएलटी है। एएलटी क्या है? ये भी एक एंजाइम है, ठीक है, हेपेटोसाइट्स में। तो जब भी कोई सेल डैमेज करता है तो ये एएलटी जो है एंटर्स करता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, और इसका लेवल बढ़ने का मतलब है कि एक्यूट लीवर डिजीज है, इसको एक्यूट लीवर। और एएलटी का बढ़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लीवर डैमेज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खराब होता है, क्योंकि अभी क्या है कि रोजमर्रा के खाने में अगर कुछ चेंजिंग आती है, अचानक से कुछ ऐसा खा लो जिससे कि मतलब लीवर पे थोड़ा इफेक्ट आया, तो नॉर्मल कंडीशन में भी ये दिख रहा है कि एएलटी का लेवल बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है हमेशा कि हर बार ये लीवर डैमेज कर रहा है, हो सकता है कि उस लेवल तक ना गया हो। इसके बाद भी है जैसे एल्बुमिन, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, दिस इज ए प्रोटीन, और प्लाज्मा का सबसे मेजर प्रोटीन है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और इट आल्सो हेल्पिंग टू प्रिवेंट प्लाज्मा लॉस फ्रॉम द कैपिलरीज। कैपिलरीज से प्लाज्मा के लॉस को एल्बुमिन बचाता है, क्योंकि ये उसके साथ कंजुगेट हो जाता है। So patients with chronic liver disease can have decreased albumin level. And by themselves, tests measuring albumin levels cannot determine the degree of liver damage. However, these tests can be used as an additional diagnostic tool. कहने का मतलब है कि जो एल्बुमिन है, इसकी बेसिक जो रोल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना और कैपिलरीज से प्लाज्मा को लॉस से बचाना है। तो ये जस्ट एक हम मतलब टेस्ट कर सकते हैं ये समझने के लिए कि कहीं अगर प्लाज्मा कम है, इसका मतलब कि प्लाज्मा लेवल कम है, तो हो सकता है कि किसी टाइप का टॉक्सिन बॉडी में हो, तो वो लिवर डैमेज से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। तो उसको हम जस्ट एक समझ सकते हैं इससे, ठीक है, एक आइडिया ले सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिटन एडिशनल डायग्नोस्टिक टूल। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया लेवल जो ब्लड में होती है इंक्रीज करती है, तो बताता है कि लीवर इज नॉट एबल टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। मतलब जिनको भी यूरोलिथ की प्रॉब्लम है या फिर किसी कारण से अगर फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो जब एलिवेटेड अमोनिया लेवल है, ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस है, मतलब लीवर का इन्फेक्शन है या फिर किसी तरह का लीवर का शंट, ठीक, काम नहीं कर रहा था। तो कुछ और भी टेस्ट है इसके अलावा?